हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में माई क्लासरूम। इस YouTube चैनल में आने वाले कुछ वीडियोस और पीछे आ चुके कुछ वीडियोस को आपने देखा होगा और एनालाइज किया होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं उनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने ला रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में सिखाया और खुद एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डॉपलर इफेक्ट में किस तरीके से साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई अपीयर होती है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से उनका सेपरेशन कम या ज्यादा होगा तो आपको डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज अपीयर होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथमेटिकली किस तरीके से ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी हम नोटिस कर पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे और कैसे इनके क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं उनको हम इजीली डील करेंगे। एक नॉर्मल तरीका जो होता है, जो फॉर्मूले गिवन होते हैं बुक्स में, वो फॉर्मूला सीखेंगे और उसके साथ उसमें कुछ ऐसी ट्रिक भी बैठाएंगे जिससे कि आपको ये डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना सचमुच बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और उसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में क्या हो रहा है। डॉपलर इफेक्ट में मान लीजिए एक सोर्स है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, मतलब कि ऑब्जर्वर इस आगे वाले कार में है और पीछे वाले कार में सोर्स है, और मैंने इस सोर्स और ऑब्जर्वर को ऐसे चलाया है कि दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। अभी हम केवल वही एग्जांपल इस वीडियो में करेंगे जिसमें ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही लाइन पर चल रहे हो, यानी कि दोनों के बीच में ऐसे टेढ़ा मोशन नहीं होगा। ठीक है, अभी हम सिंपल एग्जांपल करेंगे, बाद में हम ये वाले केसेस भी करेंगे जिसमें कि दोनों के बीच में सेम लाइन पर चलने का मोशन नहीं हो। हालांकि हमको अभी इसमें यह समझ में आया कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से सेपरेशन कम या ज्यादा होने लगेगा तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर नहीं सुनेगा, उसको कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। आपने बुक्स में देखा होगा एक अजीबोगरीब सा फॉर्मूला C प्लस माइनस वीओ C प्लस माइनस VS इंटू एफ नॉट इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी F, ऐसा फॉर्मूला होता है। उसको मैं थोड़ा इजियर तरीके से आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, हमने बोला मान लीजिए यहां पे एक सोर्स है जो किसी VS वेलोसिटी से चल रहा है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो किसी VO वेलोसिटी से चल रहा है और सोर्स ने जो साउंड एमिट किया वो C स्पीड से चल रहा है। तो आप कहेंगे कि साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ भी चल रहा होगा, क्यों साउंड पीछे नहीं जा रहा? अरे पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे कोई ऑब्जर्वर थोड़ी ना है, और इस ऑब्जर्वर के लिए साउंड हैज टू मूव फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो साउंड के वेलोसिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, साउंड विल ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। नाउ सोर्स तो राइट में भी चल सकता है, लेफ्ट में भी चल सकता है। पहला केस हम जो कर रहे हैं उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, ऐसा केस कर रहे हैं। सोर्स सामने भी जा सकता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे भी जा सकता है, और ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द सोर्स भी जा सकता है, अवे भी जा सकता है। अभी जो सामने डायग्राम दिख रहा है उसमें मैंने एग्जांपल लिया कि तीनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी जो सोर्स ने एमिट की वो फ्रीक्वेंसी F0 है, ये ओरिजिनल है, और जो ऑब्जर्वर ने सुनी वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए F' है। तो फॉर्मूला F0 C विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, C विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। बस ये फॉर्मूला इतना सा ही याद रखिए, प्लस माइनस सब भूल जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि C, S और O तीनों अभी सेम लाइन पर चल रहे हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूं, अगर सेम लाइन पे नहीं चलेंगे तो केवल उन कंपोनेंट के साथ सॉल्व करेंगे जो इस लाइन पे आ रहे हैं। हालांकि उसमें भी कुछ गहरे केसेस हैं जिनको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। C विद रिस्पेक्ट, अभी इसमें वैल्यू रखता हूं तो F' का वैल्यू बहुत सिंपली लिख दीजिए F0 इंटू, जब आपने देखा C और V0 सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी लेते समय आप माइनस लगा देते हैं। ये आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था जब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। यहां पर C और VS भी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन होता है तो हम माइनस लगा देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में ही आ गया। तो सर इसका मतलब है अगर किसी का वेलोसिटी राइट की जगह लेफ्ट होगा तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उसमें प्लस लगा देंगे, अगर C के अपोजिट है तो प्लस लगा दो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, मान लीजिए सोर्स चल रहा है राइट में और ऑब्जर्वर चल रहा है लेफ्ट में। ये ऑब्जर्वर है, उसका वेलोसिटी VO है,
ये सोर्स है, उसका वेलोसिटी वीएस है, लेकिन सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ साउंड सी से चल रहा है। जहां पे डायरेक्शन सेम दिखे वहां माइनस, जहां पे अपोजिट दिखे वहां प्लस। एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस वीओ सी माइनस वीएस। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, किसी को प्लस या माइनस लेने की जरूरत नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या यही ट्रिक पढ़ने के लिए हम आए थे? ना 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 ना, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो इनवेरिएबली लोग रटी लेते हैं, इस तरीके से नहीं तो किसी दूसरे तरीके से। आपका फायदा अब दूसरे स्लाइड में होगा। अगर हम एक स्पेशल तरीके से, मतलब अगर एक नॉर्मल तरीके से हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होने की वजह से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और नए फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं आपको यह बोलता हूं कि अगर आप डिफरेंस निकाले फ्रीक्वेंसी का और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ रेशो ले, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर हमेशा Vs अपॉन सी प्लस या माइनस Vo अपॉन सी ऐसा आ जाएगा, प्रोवाइडेड C इज मच ग्रेटर देन Vs एंड C इज मच ग्रेटर देन Vo। ये दोनों प्लस तब लिखने हैं जब दोनों अप्रोच कर रहे हैं, इनमें से एक प्लस एक माइनस लिखना है जब एक अप्रोच और एक रिसीड कर रहा है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे प्लस माइनस कर देता हूं, यहां भी प्लस माइनस कर देता हूं। मान लीजिए सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है। अगर दोनों पास आ रहे हैं तो इसमें दोनों प्लस ले लेने हैं, ये दोनों प्लस साइन। क्यों? क्योंकि जो पास आता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो जब ये पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज पॉजिटिव आएगा, और ऑब्जर्वर भी पास आएगा तो उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी में चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर एक पास आए और एक दूर जाए, देखो, तो पास आने वाले को प्लस और दूर जाने वाले को माइनस इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पास आने वाले की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो डेल्टा एफ का चेंज पॉजिटिव सेंस में आता है, और दूर जाने वाले की वजह से फ्रीक्वेंसी घटती है तो उसमें डेल्टा एफ का जो सेंस है वो नेगेटिव जाता है। एक दो एग्जांपल करके बताता हूं, पहले नॉर्मल बात लिख लेते हैं। अगर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स है, अब आराम आराम से देखो, अगर एक सोर्स है जो कि रेस्ट पे है और एक ऑब्जर्वर है जो कि सोर्स की तरफ आ रहा है, याद रखिएगा साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, दोनों अपोजिट है और Vs 0 है। अगर मुझे पूछते हो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो एफ नॉट अपॉन इंटू सी प्लस वीओ अपॉन सी। देखो ये अपोजिट है, अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए प्लस कर दिया, सी प्लस वीओ अपॉन सी, ये हो गया। लेकिन ये बताओ ऑब्जर्वर की तरफ पास में आने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? आप कहते हैं जी पास आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पास पास आ जाते हैं जब हमारे जो वेव फ्रंट के बीच में गैप डिक्रीज होता है या ऑब्जर्वर पास में आता है तो नंबर ऑफ वेव फ्रंट पर सेकंड जो रिसीव करता है वो बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रीवियस क्लास में सिखाया था। तो यहां पे आपको बोलना है डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल टू प्लस वीओ बाई सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज बट सोर्स नहीं चल रहा, बस यही आंसर लिखना। इससे डेल्टा एफ आ जाएगा, एफ नॉट में डेल्टा एफ ऐड कर दोगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इस इक्वेशन से सॉल्व करना इज इजियर देन इस इक्वेशन से सॉल्व करना। एक और सिचुएशन देखिए, अगर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये सोर्स है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो साउंड भी इधर ही चल रहा होगा। अगर इस जगह पर मैं एफ डैश का वैल्यू निकालूं तो एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी माइनस वीएस। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस लगा दिया, लेकिन आप कहेंगे भाई ये सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो इस सोर्स के नजदीक जाने की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के केस में डेल्टा एफ बाय एफ नॉट का वैल्यू प्लस वीएस बाय सी लिख देना है। अब यहां पे वैसे तो सी माइनस वीएस है, लेकिन हम यूजुअली लेके चलेंगे कि ये जो वीएस का वैल्यू है, यानी नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट चलते हैं, यानी जो भी कार चलती है, बाइक चलती है, साइकिल चलती है, नॉर्मल केस में उसमें वीएस का वैल्यू मच लेस देन सी होता है, या इसमें भी वीओ का वैल्यू मच लेस देन सी होता है। हालांकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हमेशा यही आएगा, इसमें मच लेस देन सी होता है। तो यहां सी माइनस वीएस की जगह
सी लिख दिया है। ये फॉर्मूला ये लगाओ या दूसरा वाला लगाइए, दोनों फॉर्मूले में अगर वैल्यू आप रखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन से आंसर बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको एक दो प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस करा के दिखाता हूं कि आपको कैसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये सवाल अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले से करें तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है स्टेशनरी सोर्स emits sound wave of frequency 500, two observers moving along line passing through source detect sound of frequency 480 and 530। यानी कि 500 का साउंड 480 सुनाई दे रहा है, तो एक के लिए डेल्टा F1 का वैल्यू 20 हो गया और F0 का वैल्यू 500 हो गया। लेकिन आपने बोला अब जब ऑब्जर्वर V1 से चलेगा तो V1 बाई C कर देंगे। ऐसे ही दूसरे के लिए डेल्टा F2 बाई F0 का वैल्यू, डेल्टा F2 ये 530 है और 500 के साथ इसका डिफरेंस 30 है, 30 बाय 500 हो गया इक्वल टू V2 बाय C कर दिया, V2 बाय C। अब इससे आप जरा सॉल्व कर दें तो V1 का वैल्यू आ जाएगा 20 बाय 500 इंटू 300। थोड़ा सॉल्विंग करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 दिया है, ये दो जीरो कैंसिल कर दिए, यहां पे हो गया 60 बाई 5, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसे ही इससे करें तो V2 का वैल्यू सिमिलरली सॉल्व करें तो 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। तुरंत ही आंसर सॉल्व हो जाएगा 12 एंड 18 अगर आपने डेल्टा F बाई F इक्वल टू V1 बाई C कर दिया या V2 बाई C कर दिया। आप इस फॉर्मूले की ताकत को आजमा के देखिएगा। ये तरीके से आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मत लगाइए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए, आंसर आता जाएगा। एक और एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। यहां पे लिखा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और अ पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन ए रिकॉर्ड्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 हर्ट्ज। यानी कि कितना का चेंज आ गया? आप कहेंगे जी 0.5 हर्ट्ज का चेंज आ गया। कितना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था? 5 था। तो डेल्टा F बाय F इक्वल टू 0.5 अपॉन 5। अब इक्वल टू हमने लिख दिया VA पहली ट्रेन डिवाइडेड बाय C है स्पीड ऑफ साउंड। दूसरी बार में 5 का सोर्स है लेकिन 6 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, तो यहां लिखा 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि डेल्टा F का वैल्यू 5 से 6 करने पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज हो गया। तो 1 किलो हर्ट्ज अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 इज VB बाई C। दूसरी ट्रेन से 5 का 6 सुनाई दे रहा है, जरा इनका रेशियो ले लें तो VA बाई VB का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर 1/2 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में पूछा है VB बाई VA का वैल्यू बताओ, आंसर आ गया 2। तो आप अगर ये तरीका लगा रहे हैं तो फटाफट आंसर आएगा। आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अभी आप प्रीवियस ईयर के या अपनी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करके देखिएगा, जरूर मेरा विश्वास है इससे आपका समय बहुत बचेगा इन क्वेश्चंस को करने में। डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, आपको करने में अगर इससे इजी हुआ तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों से बात कीजिएगा, अपने साथी स्टूडेंट्स को भी सिखाइएगा कि इस मेथड में क्या फायदा हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अंगूठा दिखा दीजिए और घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहने चाहिए। कुछ बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स आगे भी आएंगे, उसको भी देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, नमस्कार।